हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटम थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम्स वो स्टडी करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको मैं बहुत ही प्यार से धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और बेसिक लेवल से स्टार्ट करते करते एडवांस्ड या थोड़ा बहुत उससे भी आगे का लेवल का मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप फ्यूचर में जब बीटेक या बीएससी कहीं कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो भी आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ते हैं उसमें भी आपको आसानी होगी। तो बच्चों, अब तक तो हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में बोर मॉडल स्टडी किया था और वहां मैंने ये भी बता दिया था कि बोर मॉडल के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल क्या होता है? इट कुड बी सक्सेसफुली अप्लाइड ओनली टू सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, यानी कि अगर मेनी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हो तो उसकी थ्योरी को बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इट वाज नॉट एबल टू अकाउंट फॉर द इंटेंसिटीज और द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। और तीसरी इसकी मेन प्रॉब्लम थी कि बोर्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द बाइंडिंग ऑफ एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स। इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम लोग क्वांटम थ्योरी स्टडी करेंगे। तो क्वांटम थ्योरी का बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, उसका बेसिक स्टार्ट होता है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका एक पार्टिकल नेचर होता है। तो डी ब्रॉय भाई साहब ने कहा कि सिर्फ रेडिएशन का ही ड्यूअल नेचर क्यों हो? वाई शुड ओनली द रेडिएशन हैव द फन? सिर्फ रेडिएशन ही वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर क्यों दिखाएगा? ऐसा क्यों नहीं हो कि जो मैटर है, जो पार्टिकल है, वो भी वेव नेचर दिखाए? यानी कि डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दिया मैटर वेव का, कि हर मैटर के साथ या हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है। और ये हाइपोथेसिस उसने कैसे दिया? बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ नेचर। उसने कहा कि नेचर तो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, तो अगर रेडिएशन वेव और पार्टिकल दोनों फेनोमेनन को एग्जिबिट करता है तो जो मैटर है ना, वो भी पार्टिकल नेचर को तो एग्जिबिट करता ही है, क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग जानते हैं। तो उसने कहा कि मैटर जो है वो वेव फेनोमेनन को भी एग्जिबिट करना चाहिए। यानी कि उसने ये हाइपोथेसिस दिया कि देयर इज अ मैटर वेव एसोसिएटेड विथ ईच पार्टिकल। और इसको हम लोगों ने डिटेल में पिछले लेक्चर में जो डी ब्रॉय वेवलेंथ वाला चैप्टर था वहां पे भी स्टडी किया था। इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मस्ट हैव बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज, देन व्हाई शुड मटेरियल पार्टिकल नॉट हैव बोथ वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज एज वेल? यानी कि उसने ये कहा कि व्हाई शुड रेडिएशन ओनली हैव ऑल द फन, वाई नॉट मैटर ऑल्सो? यानी कि मैटर भी वेव और पार्टिकल दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा। तो मैटर अब तक तो पार्टिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर ही रहा था न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जमाने से। तो उसने कहा कि मैटर के साथ एक एसोसिएटेड वेव भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, द सिमेट्री ऑफ नेचर इनकरेजेस सच एन आइडिया एंड नो लॉज ऑफ फिजिक्स प्रोहिबिट इट। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग उस वेव प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व नहीं कर सके क्योंकि वो वेवलेंथ बहुत ही छोटा हो, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन जो मैटर है उसके साथ भी एक एसोसिएटेड वेव हो सकता है। और उस एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ क्या होता है? हम लोग जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये स्टार्ट होता है कि मैटर के साथ एसोसिएटेड वेव का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? वेव तो हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। सपोज देयर इज अ साइनोसॉइडल वेव ऑन अ स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे जा रहा है। इसका इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं y x t, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। दिस इज इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड a इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप चाहें तो इसको साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। साइन और कॉस में केवल 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये एक वेव ऑन अ स्ट्रिंग है तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपको दे रखा है मैटर, मान लो आपको दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन, तो अब ये बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव है वो क्या कर रहा है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कर रहा है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं ऐसे जिग 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 मोशन कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि कहने को तो आपने कह दिया डी ब्रॉय भाई साहब ने कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ, हर मैटर के साथ, हर पार्टिकल के साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है, लेकिन उस वेव फंक्शन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? एक फिजिकल वेव ऑन अ स्ट्रिंग ऊपर नीचे कर रहा है तो हम लोग तो कह सकते हैं ना कि स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट या जो वेव का डिस्टर्बेंस है वो अभी 10 सेंटीमीटर ऊपर है या 5 सेंटीमीटर नीचे है। एक मेजरेबल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट y जो है उसको आप
मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड मैटर वेव है तो आप क्या मेजर करिएगा? मैटर वेव का अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इस मैटर वेव को हम लोग डिनोट करते हैं शाई से, शाई एक्स टी। इसका अपने आप में कहा जाए तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत ही क्वालिफाइड स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये इर्रेलेवेंट चीज़ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट को मैं बार बार क्वालिफाई कर रहा हूँ। शाई एक्स टी, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अनलाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ वेव मोशन, या अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड देखते हैं या डायरेक्शन देखते हैं, तो वो सब एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है। आप मेजर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है। लेकिन मैटर वेव जो है उसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से इस तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। अनलाइक डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, psi xt is not itself a measurable quantity and it may be a complex। अगर इस क्वांटिटी को आप मेजर ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ ये इमेजिनरी है, तो क्यों ना हम लोग इस psi फंक्शन को a cos kx माइनस ओमेगा टी है ही प्लस i टाइम्स साइन kx माइनस ओमेगा टी भी डाल दें, एक इसमें इमेजिनरी पार्ट भी घुसा सकते हैं। तो मैटर वेव के साथ एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन है उसके लिए हम लोग ये कर देते हैं प्लस i टाइम्स ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप ज़बरदस्ती चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, रियल में था तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? आपने इमेजिनरी पार्ट और आई वेयर आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन क्यों घुसा दिया? इसका दो रीज़न है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो शाई एक्स टी है ये अपने आप में कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। आप रियल लाइफ में किसी इंस्ट्रूमेंट से, नेकेड आई से, टेलीस्कोप से, माइक्रोस्कोप से आप इसको देख नहीं सकते हैं, यानी कि ये कुछ इमेजिनरी क्वांटिटी जैसा है। तो इसी पॉइंट को स्ट्रेस करने के लिए ज़बरदस्ती मैंने यहाँ पर एक आई घुसा दिया है, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि गलती से भी आप इस शाई फंक्शन को कहीं ढूंढने की कोशिश मत करना कि आपको ये रास्ते में चलते फिरते मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, ये आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट को स्ट्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आई कर दिया है। और इमेजिनरी पार्ट आई करने से कोई नुकसान नहीं है। मान लीजिए कि इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते करते ये वाला पार्ट इमेजिनरी जीरो हो जाए तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बार आप लोग करते हैं ना इंटीग्रल कैलकुलस में, आपको कुछ करना रहता है e टू द पावर cos x, कुछ यहाँ पे रहता है cos x dx। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रियल पार्ट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर है। समेशन ऑफ अ सीरीज में भी हम लोग काफ़ी ऐसा करते हैं। जेईई एडवांस में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको समेशन करना है मैथ्स में, तो आपने क्या किया, उस टर्म को रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और लास्ट में जो आंसर आता है उसका रियल पार्ट ले लेते हैं। तो ये ट्रिक चलता है, और ये ट्रिक इसीलिए चलेगा क्योंकि आगे हम लोग जब श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे इन सब का बाप, तो बताएंगे कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होता है ये वेव फंक्शन। और वहाँ पर मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा, बस ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि उस श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें ये इमेजिनरी पार्ट आई या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन, ये आएगा ही आएगा, इसको घुसना ही पड़ेगा। बिना इस इमेजिनरी पार्ट आई को डाले हुए श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए चुपचाप से इस आई को आप करवा घुट पी के एडजस्ट कर लो कि चलो भाई तुम आई आ जाओ। अब ये क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सबको पता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा, यानी कि ये जो शाई एक्स टी है इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दें, शाई एक्स टी दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको ऐसे लिखने में कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल सही। तो अब बच्चों को लग रहा होगा कि ये जो शाई है, जो वेव फंक्शन है, बार बार आप तब से बता रहे हैं कि ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई खास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये शाई हमें क्या बताता है। तो देखो, इस शाई का अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इस शाई का जो मॉडुलस स्क्वायर होता है ना, वो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन में पार्टिकल के लोकेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस शाई एक्स टी, ये जो फंक्शन है, इसका हम लोग मॉडुलस ले लें और इसको स्क्वायर कर दें, तो ये जो चीज़ आपको मिल रहा है ना, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग px इंटू डी एक्स कर दें, तो ये आपको बता रहा है
कि x से लेकर x प्लस dx ये जो छोटा सा इन्फिनिटेसिमल विड्थ का इंटरवल है, उस इंटरवल में पार्टिकल के लोकेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम x1 टू x2 तो ये आपको क्या देगा, ये देगा प्रोबेबिलिटी दैट दैट पार्टिकल इज लोकेटेड बिटवीन x1 टू x2। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, वेव फंक्शन का मॉडुलस का स्क्वायर dx इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम x1 टू x2, देन दिस गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी लोकेटेड इन बिटवीन x1 टू x2। अब यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो 1 डायमेंशन में लोकेटेड है। अगर ये 3 डायमेंशन में होगा तो यहाँ dx की जगह dv हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम जिसमें आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, उस वॉल्यूम में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये जो हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ शाई फंक्शन लिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा एक वेव फंक्शन, मान लीजिए कि आपको वेव फंक्शन दे दिया गया कुछ इस तरह का, आजा बेटा, ऊपर नीचे कुछ करता हुआ, और आपसे पूछा गया कि बताओ तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी। तो जहाँ पे वेव फंक्शन का मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वहाँ पर होगा, क्योंकि देखो वेव फंक्शन का हम लोग मॉडुलस का स्क्वायर कर रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी जो है वो वेव फंक्शन के मॉडुलस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो इंटरप्रिटेशन हमने लिखा है ना, इसको कहते हैं बॉर्न इंटरप्रिटेशन। मैक्स बॉर्न एक साइंटिस्ट था और उसी बॉर्न ने ये इंटरप्रिटेशन दिया कि वेव फंक्शन को आप ऐसे इंटरप्रेट कर लो कि वेव फंक्शन साई एक्स टी है, इसका मॉडुलस का स्क्वायर कर लो। मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ दैट पार्टिकल विद इन दैट इंटरवल दे रहा है। और यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि वेव फंक्शन में एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि पार्टिकल अगर 1 डायमेंशन में ही कहीं लोकेटेड है तो अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें तो पार्टिकल कहीं ना कहीं तो लोकेटेड होगा ही ना। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स टी वेव फंक्शन का मॉडुलस का स्क्वायर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये 1 मिलेगा। ये 1 क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो लोकेटेड होना ही है। अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं, वेव फंक्शन जो है वो एक फाइनाइट इंटरवल में ही नॉन जीरो है, तो उस फाइनाइट इंटरवल में आप इंटीग्रेट करके इज इक्वल टू 1 कर लो तो आपको वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जो कांस्टेंट ए कुछ घुसा होगा ना, उस कांस्टेंट को आप फाइंड कर सकते हो। और वेव फंक्शन अगर ऐसा इंटीग्रेट होने के बाद 1 आ जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, यानी कि उसका मॉडुलस का स्क्वायर इंटीग्रेटेड ओवर ऑल स्पेस दिस गिव्स मी 1। तो वेव फंक्शन तो नॉर्मलाइज्ड होंगे ही, क्योंकि वेव फंक्शन में जो कांस्टेंट ए होता है ना, उसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ओवर ऑल स्पेस लेने में हमें 1 मिल जाए। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होता है, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से ही आप जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हो सकता है एडवांस लेवल में पूछ दें कि ये साई स्क्वायर का ग्राफ दे रखा है, ये मान लीजिए कि ए से बी के बीच में है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया और ये जो है वो मैक्सिमम पीक जो है ये h हाइट तक गया है, ठीक है। और आपसे पूछे कि बताओ तो ज़रा h की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करिएगा? बहुत सिंपल है। आपको मालूम है कि साई स्क्वायर dx इसका इंटीग्रल ओवर ऑल रीजन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या होना है? 1 होना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकी जगह तो साई की वैल्यू 0 है, यानी कि इंटीग्रल कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, इस रीजन से आएगा। तो इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया? एरिया अंडर द कर्व। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व क्या है, इसमें हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ b माइनस ए इंटू एच, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स b माइनस ए। कैसे हमने h फाइंड किया? ये वाला जो एरिया है ना, एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया हैज़ टू बी इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल ओवर ऑल स्पेस दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने देखा कि जो वेव फंक्शन है दे आर कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, दे आर मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स। ये मैथमेटिकल मॉडल है आपको उस पार्टिकल के बारे में बताने के लिए। ये क्या क्या बताता है? ये आप प्रोबेबिलिटी बताता है कि उसका लोकेशन कहाँ हो सकता है, कहाँ होने के ज़्यादा चांसेज है, कहाँ होने के कम चांसेज है। साथ ही साथ ये जो वेव फंक्शन है वो उस पार्टिकल के बारे में और भी बहुत कुछ बताता है जो भी आप जान सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पता करना है कि उसका मोमेंटम p कितना है, उसका एनर्जी कितना है, उसका लोकेशन x क्या है, तो वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसी साई में छिपा हुआ है।
तो कहने को तो अब तक मैं ये बता रहा था कि इस शाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैं बार बार क्वालिफाई भी कर रहा था कि इसको उतना ज़्यादा तुम लोग दिल पे मत लेना। शाई या वेव फंक्शन एक कंप्यूटेशनल डिवाइस है, मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, इसका अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पार्टिकल छिपा के रखे हुए हैं। आप ऐसे समझो ना कि आजकल हर जगह क्या होता है, क्यूआर कोड टाइप का कुछ रहता है ना। मान लीजिए कि आपको ये क्यूआर कोड दे दिया गया, पता नहीं क्या स्पाइडरमैन टाइप का कोई क्यूआर कोड है। आजकल तो बुक्स भी मिलती हैं, उसमें क्यूआर कोड रहता है कि आप उसको स्कैन करोगे तो डायरेक्टली आपको उस इंस्ट्रक्टर के वीडियो पे लेके चला जाएगा। तो मान लो ये क्यूआर कोड है, तो क्या इस क्यूआर कोड का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस है? आप देख के बता सकते हो कि ये फिजिक्स की बुक का होगा या मैथ्स की बुक का होगा या केमिस्ट्री की बुक का होगा? कोई नहीं बता सकता है। उसी तरह अगर ये शाई फंक्शन आपको मिल जाए तो उसी तरह ये शाई वेव फंक्शन है। जिस तरह आप इस क्यूआर कोड को नेकेड आई से देख करके कुछ नहीं कह सकते हो कि ये मैथ्स की बुक का है या फिजिक्स के लेक्चर का है या केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियो का है, आप कुछ नहीं कह सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को किसी मशीन में या किसी मोबाइल में या किसी क्यूआर कोड स्कैनर के सामने रखते हैं तो ये आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन देगा। अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स का वीडियो देगा, अगर केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का देगा। मान लेते हैं कि ये किसी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखा है तो ये उस स्टूडेंट का नेम, उसका डीओबी, उसका एप्लीकेशन नंबर सब कुछ दे देगा। तो देखो ये जो क्यूआर कोड है वो देखने में बिल्कुल अजीबो गरीब लग रहा है कि इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। उसी तरह इस शाई के बारे में लग रहा है कि इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये जो शाई है उस पार्टिकल के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को छिपा के रखा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो शाई है ना, जो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, जो कंप्यूटेशनल डिवाइस है, इट इज़ लाइक द कोड ऑफ दैट पार्टिकल। ये उस पार्टिकल के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन छिपा के रखा है। एक इंफॉर्मेशन तो सीधे सीधे आप यहाँ से देख रहे हो कि उस पार्टिकल के लोकेशन की प्रोबेबिलिटी बता देता है अपने मॉडुलस के स्क्वायर के साथ। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या छिपा रखा है, जैसे ही आपने शाई फंक्शन में कोई ऑपरेटर लगाया, इस पे स्कैनर लगाया, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, तो ये शाई फंक्शन उसका पोजीशन, उसका मोमेंटम, उसका एनर्जी, उस पार्टिकल का सब कुछ आपको बताने लगता है। तो जिस तरह ये क्यूआर कोड किसी स्टूडेंट के बारे में उसका नेम, उसका डीओबी ये सब बता देता है, उसका एप्लीकेशन नंबर बता देता है, उसी तरह से ये जो शाई फंक्शन है ना, किसी पार्टिकल के पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, उन सब चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन इस एनालॉजी को आप यहीं पे कृपया करके रोक दीजिए। प्लीज स्टॉप दिस एनालॉजी फर्दर। मैं क्यों रोक रहा हूं? क्योंकि देखो अब यहाँ पे मेन एक खेल स्टार्ट हो गया। खेल ये हो गया कि ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को आप एप्पल आईफोन में, सैमसंग के फ़ोन में किसी भी क्यूआर कोड स्कैनर का यूज़ करें तो हर बार आपको सेम नेम, सेम डीओबी, सेम एप्लीकेशन नंबर देगा। आप 10 दिन बाद उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपको सेम नेम देगा। लेकिन ये जो शाई वाला वेव फंक्शन है उस पर जब हम लोग कोई ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का डायरेक्शन देना। मान लीजिए कि इस शाई को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू टी, या इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह के ऑपरेशन करके ही आप इस शाई से, वेव फंक्शन से मोमेंटम, पोजीशन, एनर्जी ये सब इस पार्टिकल का फाइंड करना चाहते हैं और आप फाइंड कर भी लेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है, अभी तो हमने एक बहुत ही सिंपल वेव फंक्शन लिया है, सिंपलेस्ट जो हो सकता है, लेकिन कोई अगर जनरल टाइप का वेव फंक्शन हो, एक पार्टिकल कोई मान लीजिए कि एक बॉक्स में रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में रखा हुआ है और उसका हमने कोई वेव फंक्शन बनाया, तो वो वेव फंक्शन इतना सिंपल नहीं होता है, उसमें समेशन, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ आता है, मैथमेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन होता तो वेव फंक्शन है। उस वेव फंक्शन से जब आप पोजीशन या मोमेंटम या एनर्जी फाइंड करेंगे ना, तो एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि कभी तो वो अपना मोमेंटम बता देगा P1, कभी वो अपना मोमेंटम बता देगा P2, कभी वो अपना एनर्जी बता देगा E1 और कभी एनर्जी बता देगा E2। और ये क्यों होता है? बिल्कुल सही बच्चों ने कहा, बच्चा पार्टी कह रहा है कि ये होता है बिकॉज ऑफ हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो वेव फंक्शन है इससे हम लोग मोमेंटम, एनर्जी, पोजीशन सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन वो अनसर्टेन होता है। इस वेव फंक्शन पे कभी आप ऑपरेटर लगाइएगा तो आपको बोलेगा कि भाई इसका मोमेंटम है P1, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ऑपरेटर लगाइएगा तो बोलेगा कि भाई इसका मोमेंटम है P2। तो ये जो अनसर्टेनिटी हुआ ना, ये होता है बिकॉज ऑफ हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत
कॉन्सेप्ट हैं। बहुत से बच्चों को और बहुत सारे टीचर्स को भी इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स या मैं कहूँगा कि मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन मुझे भी था, जो मुझे ख़त्म होते होते 5-10 साल लग गए थे। मिसकंसेप्शन देखिए क्या है। अब ये टॉपिक हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो रहा होगा, लेकिन जस्ट वंस एंड फॉर ऑल समझ लो, क्योंकि ये सब चीज़ें बुक्स में जनरली उतनी डिटेल में नहीं रहती हैं। बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से टीचर्स को मिसकंसेप्शन होता है, जैसा कि मुझे भी था। मैंने खुद कहा ना, मुझे तो 10 साल तक समझ में नहीं आता कि ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हो क्या रहा है। इतने मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग में घुसा दिए जाते हैं या घुस जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा 10 मिनट का डाइग्रेशन लूँगा जस्ट टू एक्सप्लेन हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।